नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बिब्लियोफाइल के इस टेक्निकल प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज हम हैं अपना जो जीडी का टेस्ट सीरीज है उसका पेपर 024-903 903 थर्ड जो पेपर है उसके सॉल्यूशन को लेकर। हमें सबको पता है 20 सवाल आते हैं, तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है इसके अंदर। पहले सवाल की बात करें, एनालॉजी ग्रुप डिटर्मिनेशन का सवाल है और क्लियरली विजिबल है कि मुझे 12, 22 और 34 में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, स्थापित करना है। तो यहाँ सिंपल सा क्या समझ में आ रहा है, तो अगर इन दोनों नंबर्स का मैं सम कर दूँ तो वो 34 होता है, अगले दो नंबर्स का अगर मैं सम करूँ तो वो होता है 29। तो एक ऐसा ही मुझे रिलेशन देखना है कि पहले दो नंबर का योग कितना हो तीसरे नंबर के बराबर। तो इन दोनों का सम होता है 30, गलत है। इन दोनों का सम होता है 17, ये भी गलत है। इन दोनों का सम है 33, तो सेकंड ऑप्शन परफेक्ट आंसर है यहाँ पर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, बोर्ड मास का सवाल है। जब भी हम बोर्ड मास का सवाल पढ़ते हैं तो हमें देखना है क्या हमसे पूछा है समीकरण को सही करना है या समीकरण को गलत करना है। तो इसने कहा कि दिए गए समीकरण को सही करने के लिए, मतलब मुझे इसको सही प्रूव करना है। तो इसने कहा है जहाँ गुणा का निशान है वहाँ बराबर का निशान लगा दे और जहाँ बराबर का निशान है वहाँ गुणा का निशान लगा दे। तो अगर मैं यहाँ बराबर का निशान लगाऊं तो लेफ्ट में वैल्यू क्या आई 2/9। वहाँ से एक पूर्णांक में संख्या नहीं आती है, तो पहले ऑप्शन को मैं क्या कर दूंगा, गलत। अगले की तरफ चलता हूँ, जहाँ माइनस है वहाँ प्लस करना है और प्लस की जगह क्या करना है, माइनस मुझे करना है। तो देखो, अगर आप इसको सबसे पहले डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करें तो 2/9 गुणा 18 अगर मैं करूं तो यहाँ से वैल्यू आई 4। फिर मुझे प्लस की जगह माइनस करना है और माइनस की जगह प्लस करना है। तो देखो 4 और 4 8, 8 में से 7 जाए तो कितना बचेगा, 1। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो मेरा यहाँ पर बिल्कुल सही है कि जिससे जो LHS बराबर RHS प्रूव होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है। 5 लोग हैं, सर्कुलर टेबल है, केंद्र से बाहर। चेहरा किधर है, केंद्र से बाहर। तो जब भी चेहरा केंद्र से बाहर हो और अगर मैं बात करूं राइट की, तो ये चलता है क्लॉकवाइज, हिंदी में कहते हैं दक्षिणावर्त दिशा में। कैसे चलेंगे, दक्षिणावर्त दिशा के अंदर हम चलेंगे। तो पहले सर्कल बनाता हूँ, 5 कुर्सियाँ लगाता हूँ। अब इंफॉर्मेशन को फॉलो करते हुए चलते हैं। इसने कहा U W के ठीक लेफ्ट है, W के ठीक लेफ्ट है, ये W है और इसका लेफ्ट किधर चलेगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ मैं किसको बैठा दूँ, U को। आगे दे रखा है X V और Y के ठीक बीच में है। X किसके बीच है, V और Y के बीच में है। फिर दे रखा है W और V एक दूसरे के अगल बगल है। तो यहाँ मैं लूँ W और W के बगल में कौन है, V। और इसने कहा V और Y के बीच कौन बैठा है, X। तो ये पांचों लोग बैठ गए। अब हमसे पूछा है कि U के ठीक लेफ्ट, U के ठीक लेफ्ट। तो U का लेफ्ट किधर चलेगा, एंटी क्लॉक। U का लेफ्ट किधर चलेगा, एंटी क्लॉक। तो U के ठीक लेफ्ट कौन बैठा है, Y बैठा है। तो थर्ड ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, अगेन बोर्ड मास का सवाल है। जब भी हम बोर्ड मास का सवाल करेंगे हमें देखना है समीकरण को सही प्रूव करना है या गलत प्रूव करना है। तो दिया है समीकरण को सही करने के लिए, क्या दे रखा है, समीकरण को सही करने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना है। मतलब मुझे चिन्ह जो है, साइन है, उनको इंटरचेंज नहीं करना है, सिर्फ नंबर्स को मुझे क्या करना है, रिप्लेस करते हुए चलना है। गॉट इट। तो देखो 16 की जगह मुझे क्या लेना है, 4। तो अगर मैं यहाँ 4/8 करूँ तो आंसर कितना आएगा, 1/2, जो पूर्णांक में संख्या नहीं है। तो इस ऑप्शन को मैं क्या कर दूंगा, गलत कर दूंगा यहाँ पर, क्योंकि इसके लेफ्ट राइट मल्टीप्लिकेशन का साइन नहीं है। अगर गुणा का साइन आता तो हो सकता है एक पूर्णांक में संख्या आ जाती मेरे पास। अब मुझे किसको इंटरचेंज करना है, 5 और 16 को करना है। तो 5 की जगह 16 लेना है और 16 की जगह 5 लेना है। तो अगर मैं यहाँ 5 लूँ तो वैल्यू क्या आई, 5/8। अगेन यहाँ से पूर्णांक में संख्या नहीं आएगी, होल नंबर नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन की तरफ चलते हैं। 4 और 40 को इंटरचेंज करना है। 4 और 40 को अगर मैं इंटरचेंज करूँ तो सबसे पहले इसको मैं सॉल्व करूँ तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 16/8 बराबर 2 आया यहाँ पर। यहाँ आएगा 4 को 5 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा, 20। तो हमने लिया 40 + 20 माइनस ये आई वैल्यू कितनी, 2।
तो ये हुआ 60 माइनस 2 करूँगा तो 58, जबकि दिया हुआ क्या है 79, तो ऑप्शन ये भी मेरा गलत हो गया। अब बचा हुआ ऑप्शन ही आंसर होगा। एग्ज़ाम में अगर ऐसा कुछ हो जाए तो डी ऑप्शन को चेक नहीं करना होता है। अगर हम यहाँ डी को चेक करें तो इसने बोला 40 और 16 को इंटरचेंज करना है, तो यहाँ तो क्या आ जाएगा 16 और यहाँ क्या आ जाएगा 40। तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करूँ, 40 में 8 का भाग लगाऊँ तो वैल्यू कितनी आएगी 5। यहाँ मैंने लिया 4 प्लस 16 गुणा 5 80 और माइनस कितना लिया 5। इन दोनों का सम कितना है दोस्तों 84, माइनस 5 करूँगा तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 79। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर परफेक्ट आंसर जा रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अगला सवाल है 5 बैग दे रखे हैं, भार की तुलना की गई है, कंपैरिजन का सवाल है। पहला दे रखा है C4 का भार C1 से अधिक है, जो 4 है वो 1 से ज़्यादा भारी है। और किसके लिए आता है फर्स्ट कौन है C4, तो दे रखा है C4 C2 से कम, तो C2 जो है वो ज़्यादा वजनी हो जाएगा किससे C4 से। आगे दे रखा है C5 का भार C3 से अधिक है, 5 का जो वजन है वो 3 से अधिक है। C2 का भार C3 से कम है, C2 का भार 2 का भार 3 से कम है। अब इसने पूछा है कि भार C2 से कम है, कितनों का भार C2 से कम है। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो देखो 5 3 2, फिर आप लेंगे 4 और उसके बाद लेंगे 1। तो कितने बैग दिखाई दे रहे हैं जो 2 से कम वजन वाले हैं, तो 4 और 1 2 बैग हैं। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी कि 2 बैग है जिनका वजन C2 से कम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें। नंबर सीरीज का सवाल है और नंबर्स आसपास दिखाई दे रहे हैं, तो इनका डिफरेंस निकालते हुए चलते हैं। अगर यहाँ मैं बात करूँ तो यहाँ आप देखेंगे डिफरेंस कितने का आ रहा है कि अगर मैं इससे बढ़ के जाऊँ तो डिफरेंस आ रहा है 9 नंबर का आ रहा है यहाँ पर। अगर मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँ तो ये डिफरेंस आ रहा है 25 का। तो 9 और 25 है दोस्तों स्क्वायर, एक 3 नंबर का स्क्वायर है और एक 5 नंबर का स्क्वायर है। तो अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ 49 दिखाई दे रहा है और यहाँ अगर मैं देखूँ तो यहाँ 81 दिखाई दे रहा है। जो जितने भी अंतर दे रखे हैं वो परफेक्ट स्क्वायर है। पहला है 9 का स्क्वायर, उसके बाद दे रखा है 7 का स्क्वायर, उसके आगे दे रखा है 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, तो आगे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये क्या है क्रमागत विषम संख्याएं हैं। तो अगर मैं 1 का स्क्वायर लूँ तो 1 का स्क्वायर 1 ही आना है और हम प्लस करते हुए चल रहे हैं तो नंबर आ जाएगा 254। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का सवाल कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक 231 कोड है, फ्लावर इज़ ग्रीन, 307 है अ ग्रीन ट्री और 781 है ट्री एंड फ्लावर। फिक्स कोड का सवाल है। तो हमसे पूछा है कि इज़ का कोड क्या होगा। तो सबसे पहले हमें चेक करना है कि इज़ दिया हुआ कहाँ है। तो फर्स्ट लाइन के अंदर इज़ है, सेकंड में नहीं है और थर्ड में भी नहीं है। इसका मतलब इज़ का कोड 2 3 1 में से ही कोई होगा। तो अगर मैं फर्स्ट लाइन को कंपेयर करूँ फ्लावर और ग्रीन, तो ग्रीन तो मुझे सेकंड में दिखाई दे रहा है, तो ग्रीन और ग्रीन यहाँ है तो दोनों में एक कोड सेम आना है। तो 3 और 3 से मैं कैंसल आउट कर दिया। अब फर्स्ट को अगर मैं थर्ड से कंपेयर करूँ तो फ्लावर यहाँ भी और फ्लावर यहाँ भी है, तो कॉमन कोड क्या आया 781 और 1 यहाँ पर भी है, तो बचा क्या 2। तो जो इज़ है उसका कोड क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। गॉट इट। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 नंबर का एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है कि अफ़गानिस्तान की राजधानी तो क्या है काबुल। अफ़गानिस्तान की राजधानी क्या है काबुल। तो ऑस्ट्रेलिया जो है उसकी राजधानी क्या है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है कैनबरा। सिडनी भी ऑस्ट्रेलिया में ही है, मेलबर्न भी ऑस्ट्रेलिया में है, वेलिंगटन जो है वो न्यूजीलैंड के अंदर है, बट यहाँ ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है कैनबरा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। लेटर सीरीज का सवाल है। लेटर सीरीज का जब भी हम सवाल करते हैं या तो हमें फर्स्ट टू फर्स्ट कंपैरिजन करना होता है या हमें फर्स्ट टू लास्ट लेटर को कंपेयर करना होता है। अगर मैं फर्स्ट टू फर्स्ट करूं तो देखो डी से एफ +2, अगेन +2, अगेन +2, अगेन +2 एंड अगेन +2 करूं तो यहाँ लेटर क्या आएगा एन। तो एन लेटर 2 ऑप्शन के अंदर है तो बाकी 2 को हटा दूँ। अब अगर मैं सेकेंड लेटर को कंपेयर करूं तो आप देखेंगे एम से के, आई, जी, ई और आगे क्या आई।
तो ये देखो -2 -2 -2 -2 -2 करूँ तो यहाँ लेटर क्या आ जाएगा C। तो C A में नहीं है, D में दे रखा है, तो D ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगर थर्ड लेटर को कंपेयर करते हैं F G H I J और आगे आ जाएगा K, यहाँ पर एक एक का डिफरेंस चल रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। सवाल दे रखा है एनालॉजी बेस्ड ऑन नंबर्स का सवाल दे रखा है। 236 से 36 बनाना है। तो पहला तरीका हो सकता है किसी के दिमाग में है कि दो लास्ट के जो 2 डिजिट है उनको मैं एज इट इज़ लिख दूं, तो ऐसा कोई भी लॉजिक नहीं बनता है। दूसरा लॉजिक क्या है, अगर मैं इन तीनों डिजिट्स को आपस में गुणा करूं 2 × 3 6, 6 × 6 36, और अगर इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करें तो नंबर क्या आ जाएगा 30। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। आधा पड़ाव पार कर चुके हैं। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है एनालॉजी बेस्ड ऑन वर्ड्स का सवाल है। 2 शब्द दे रखे हैं, उनके अंदर परस्पर हमें संबंध को बताना है। आर्थराइटिस जो गठिया बीमारी है वो कहाँ होती है, जॉइंट्स के अंदर होती है। तो जो अस्थमा है उसका रिलेशन किससे है, लंग्स से है, फेफड़ों से उसका रिलेशन है। श्वास संबंधी बीमारी होती है अस्थमा, तो इसका रिलेशन किससे है, लंग्स फेफड़ों से है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। रफ दे रखा है, उसका कोड है, डोमेन का कोड दे रखा है और बेकर का कोड पूछा है। तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं, मैं वर्ड्स को बाहर निकाल लेता हूं। देखें, थोड़ा सा स्पेस बनाते हैं यहाँ पर। हाँ जी, रफ जो है RAUGST और TYWEJR। अगर मैं यहाँ रिलेशन बनाऊँ तो देखो, R से T +2 है, A से Y -2 है, U से W +2 दे रखा है, फिर -2 है, फिर +2 है और फिर -2 है। ये एक रिलेशन निकल कर आया +2 -2 +2 -2 का। तो सेम इसी को ही मुझे फॉलो करना है। तो अगर मैं यहाँ करूँ +2, B से +2 करूँ तो यहाँ लेटर D बनेगा, -2 करूँ तो यहाँ Y बनना है, +2 करूँ तो यहाँ E बनना है, -2 करूँ तो I बनना है, +2 करूँ तो G बनना है और -2 करूँ तो यहाँ P बनना है। अब ऑप्शन जो भी है वही आंसर हो जाएगा, DYE। तो चारों ऑप्शन में IGP, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में है। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। सिलोजिज्म का सवाल है। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, 2 कंक्लूजन दे रखे हैं। सबसे पहले क्या करें, इनका डायग्राम बनाते हैं। लिखा है ऑल JRY, सभी JY हैं, सभी JY हैं। आगे दे रखा है नो X इज़ Y, कोई X Y नहीं है, इन दो में कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर मैं J और X की बात करूं तो यहाँ निगेटिव रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है कि कोई JX नहीं होगा और कोई XJ नहीं होगा। कंक्लूजन की बात करें, पहला कंक्लूजन बात हो रही है X और Y के बीच। तो इसने कहा कुछ XY नहीं है, कुछ XY नहीं है। बिल्कुल, इन दोनों में 100% नेगेटिव है। क्लास में हमने पढ़ा है कि अगर स्टेटमेंट 100% नेगेटिव हो और जो कंक्लूजन है उनके बीच वो सम नेगेटिव दे रखा हो तो वो हमेशा क्या जाता है, सही जाता है। क्योंकि y और x में रिलेशन क्या है, कोई y x नहीं या कोई x y नहीं। तो कुछ x y नहीं या कुछ y x नहीं, दोनों ही परिस्थितियाँ क्या जाएगी, सही जाएगी। सेकेंड बात कर रहा है j और x। j और x में आप देख सकते हैं कैसा रिलेशन है, 100% नेगेटिव। कैसा रिलेशन है, 100% नेगेटिव। और कंक्लूजन में क्या दे रखा है, सम नेगेटिव। तो अगर 100% रिलेशन नेगेटिव हो तो सम नेगेटिव से ही जाना है और 100% पॉजिटिव हो तो सम पॉजिटिव से ही जाना है। तो सेकंड कंक्लूजन भी क्या है, यहाँ पर सही है। तो दोनों ही कंक्लूजन फॉलो कर रहे हैं, तो सेकंड ऑप्शन मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अगला सवाल है नंबर सीरीज का सवाल है। नंबर्स आसपास ही हैं सारे। अगर मैं यहाँ नंबर्स की बात करूँ, डिफरेंस आ रहा है 11 का। अगले 2 नंबर्स की बात करूँ, रिलेशन आ रहा है 9 का, यहाँ डिफरेंस, फिर 7 का है। अगर यहाँ बात करें तो डिफरेंस कितने का है, 5 का है। तो 11, 9, 7, 5 ये क्या है, क्रमागत विषम संख्या है। क्रमागत विषम संख्याएं ओड नंबर्स हैं।
तो अगला डिफरेंस कितने का आएगा दोस्तों, 3 का। तो यहाँ अगर मैं 3 करूँ और सब में प्लस हो रहा है तो 116 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 15 अरेंजमेंट का सवाल है। 8 लड़के हैं, नाम उनका दे रखा है, सर्कुलर टेबल है और चेहरा उनका केंद्र की ओर है। अगर चेहरा केंद्र की ओर होता है तो जो राइट है वो हम वामावर्त दिशा में लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। किधर लेते हैं, वामावर्त दिशा के अंदर हम उसको लेते हैं। तो सबसे पहले सर्कल 8 पोजीशंस को फिक्स करते हैं। अब आगे दे रखा है विवेक कमल की राइट, विवेक कमल की राइट तीसरे स्थान पर। तो यहाँ हमने लिया कमल को, और कमल का राइट कैसे चलेगा, एंटी क्लॉक, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। यहाँ कौन आया, विवेक। तो एक स्टेटमेंट को हमने यहाँ पर अरेंज किया है। फिर है कमल संजय के दाएं से दूसरे स्थान पर। अभी पिक्चर में ना कमल है ना संजय है, तो इसको हम होल्ड पे रखते हैं। फिर दे रखा है राम अनिल के राइट दूसरे स्थान पर है। अभी पिक्चर में राम भी नहीं है, अनिल भी नहीं है, तो इसको भी होल्ड रखते हैं। फिर दे रखा है अनिल विवेक के राइट, विवेक मेरे पास है और विवेक का राइट किधर चलेगा, एंटी क्लॉक। तो फर्स्ट और सेकंड यहाँ कौन आया, अनिल, कि विवेक के राइट कौन है, अनिल। अब अनिल देखो यहाँ दे रखा है, तो इस इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं। इसने किया राम अनिल के राइट दूसरा है, तो अनिल मेरे पास है, इसका राइट चलेगा एंटी क्लॉक। तो यहाँ मैं किसको बैठाऊंगा, राम को बैठाऊंगा। तो ये इन्फॉर्मेशन हम कर चुके हैं। और उसके बाद दे रखा है राहुल आकाश के राइट तीसरे स्थान पर है, राहुल आकाश के राइट तीसरे स्थान पर है। अब इनको अरेंज करते हैं। देखो हम राहुल आकाश के राइट, देखो अगर मैं आकाश को यहाँ लूँ तो इसका राइट एंटी क्लॉक चलेगा इस तरफ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ राहुल आ सकता है। और अगर मैं आकाश को यहाँ लूँ तो इसका राइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यहाँ भी आ सकता है। तो मेरे पास पॉसिबिलिटी कितनी है, 2। तो आकाश और आकाश के राइट कौन है, राहुल। एक मैंने इसको लिया। अब देखो ऊपर जो दे रखा है उसको हम लेके चलते हैं। इसने कहा कमल संजय के राइट है। कमल किसके राइट बैठा है, संजय के राइट। तो ये कमल मेरे पास है। अब देखो अगर सबका चेहरा एक ही तरफ हो तो हमने क्या पढ़ा है कि संजय के राइट कमल है, इसका मतलब कमल के लेफ्ट संजय, कमल के लेफ्ट संजय है। तो राइट कौन से नंबर पे, दूसरे स्थान पे, ये कमल है। और कमल के लेफ्ट संजय तो पहला और दूसरा, तो यहाँ संजय को आना है। तो यहाँ कौन नहीं आएगा, आकाश। तो यहाँ मैं इसको एलिमिनेट कर दूँ और यहाँ से राहुल को भी मैं एलिमिनेट करता हूँ। तो यहाँ मैं किसको लूँगा, संजय को। गॉट इट। अब जो बच्चे कौन, अभी जो अपने पास कंडीशन थी किसकी, आकाश और राहुल वाली, इनको अरेंज करें। तो मैं यहाँ किसको ले लूँ, आकाश को। और आकाश के राइट थर्ड, पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ कौन आया, राहुल। अब बचा हुआ जो एक वेरिएबल है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो बचा कौन, देखो अनिल आ चुका है, कमल आ चुका है, राम आ चुका है, संजय आ चुका है, आकाश आ चुका है, विवेक आ चुका, राहुल, और एक बचा कौन, रामू। तो यहाँ कौन आ जाएगा दोस्तों, रामू आ जाएगा। गॉट इट। अब इसने पूछा है कि अनिल के लेफ्ट, अनिल के लेफ्ट थर्ड पोजीशन पे कौन है। तो अनिल ये रहा, इसका लेफ्ट चलेगा क्लॉकवाइज। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पे कौन आया, रामू। तो डी ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। एक वर्ड दे रखा है बर्न, उसके आगे लिखा हुआ है कोड। तो सिंपल सा आपको देखने पे भी पता चल रहा है कि अगर मैं बी को सी से रिलेट करूं तो +1 हो रहा है, यू को वी से करूं अगेन +1 है, आर को एस से किया अगेन +1 है, और यहाँ एन की पोजीशन लिखी हुई है 14। तो किया क्या है, पहले 3 अक्षरों में +1 किया है और जो अंतिम अक्षर है उसकी पोजीशन लिखी है। तो अगर यहाँ मैं +1 करूँ तो G+1 करूँ तो H आ जाए, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। O में अगर मैं +1 करूँ तो P आ जाए, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हुआ। L में +1 करूँ तो M आ जाए, तो यहाँ M है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर जा रहा है। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो फोर्थ को चेक करना ज़रूरी नहीं है। अगर आप एक एलिमेंट को चेक करने का समय भी बचाते हैं तो 2 से 3 सेकंड आपके बच जाते हैं। और यहाँ हमें लास्ट लेटर है डी, इसकी पोजीशन लिखनी है 4। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। 1/4 पार्ट मिसिंग एक डायग्राम दे रखा है और उसका
हमें चेक करना है कि ये पार्ट है कहाँ। देखो यूजुअली हम जब भी ऐसे सवाल करते हैं हमारी क्या बात हुई है, या तो मैं टॉप से बॉटम आऊँ या जो राइट वाला पोर्शन दे रखा है उसको लेफ़्ट में लेकर आऊँ। दो ही चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। अब देखो अगर मैं इसको ऊपर से नीचे लेके आऊँ तो ये वाली लाइन यहाँ हॉरिजॉन्टली दिखाई देगी और जो स्लैंटिंग लाइन है वो मुझे इस डायरेक्शन के अंदर दिखाई देगी। तो अब हम चेक कर लेते हैं कहाँ पर दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है और सेकंड ऑप्शन के अंदर देखो ये जो लाइन है ये कनेक्टेड कहाँ है, एकदम कॉर्नर में नहीं है, यहाँ मिड के अंदर ये अटैच्ड है। तो सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा और फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है और यहाँ फोर्थ में हॉरिजॉन्टल है, लेकिन आप देखो ये मिड के अंदर है, यहाँ पर होनी है ये लाइन और यहाँ इसके जो आर्क है उसके बगल में दे रखा है। तो थर्ड ऑप्शन भी यहाँ एलिमिनेट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा यहाँ पर राइट आंसर जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 यदि एक दर्पण मिरर रिफ्लेक्शन का सवाल है और मिरर कहाँ रखा हुआ है, साउथ के अंदर। तो जब भी मिरर साउथ के अंदर हो इसका मतलब टॉप से बॉटम की तरफ मुझे आना है और टॉप से बॉटम की तरफ अगर मैं आऊँ तो देखो यहाँ जो ये वाला हिस्सा है ये पहले डाउनवर्ड आएगा। तो ये जो शेडेड पार्ट है पेंटागन का ये मुझे ऐसे दिखाई देगा और इसके बगल में मुझे उल्टा ट्राइंगल दिखाई देगा अपर पार्ट के अंदर और ये मुझे शेडेड दिखाई देगा। गॉट इट? तो फर्स्ट के अंदर देखो नहीं है, थर्ड के अंदर भी नहीं है। इस तरफ मुझे पेंटागन चाहिए, यहाँ पेंटागन है बट शेडेड नहीं है, यहाँ पेंटागन शेडेड है और ट्राइंगल भी दे रखा है। तो ऑप्शन फोर्थ मेरा राइट आंसर निकल जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। सिलोक्स का सवाल है। दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और दो ही कंक्लूजन दे रखे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो कथन दे रखा है उसका वेन डायग्राम हम बनाते हैं कि कुछ पॉपकॉर्न चाइनीज़ हैं, कुछ पॉपकॉर्न चाइनीज़ हैं और फिर दे रखा है सभी पास्ता चाइनीज़ हैं। तो पास्ता इसके भीतर आ जाएगा, सभी पास्ता चाइनीज़ है। अब पहला कंक्लूजन दे रखा है चाइनीज और पास्ता के अंदर, चाइनीज और पास्ता के अंदर। तो देखो सभी चाइनीज़, अगर मैं चाइनीज़ की तरफ से पढ़ूँ बाहर से भीतर की तरफ तो कंक्लूजन दिखाई दे रहा है कि कुछ चाइनीज़ पास्ता है। क्या दिखाई दे रहा है? कुछ चाइनीज़ पास्ता है, जबकि दिया हुआ क्या है? सभी चाइनीज़ पास्ता है। तो ये पॉजिटिव पॉसिबिलिटी है। अब इधर और के लिए मुझे चाहिए इसका नेगेटिव पार्ट जो होता है कुछ नहीं, और नेगेटिव अवेलेबल नहीं है तो फर्स्ट को मैं कर दूंगा गलत। सेकंड दे रखा है कुछ पॉपकॉर्न पास्ता है। तो देखो ये तो पॉपकॉर्न है और ये पास्ता है, दोनों में रिलेशन कैसा है? पॉसिबिलिटी का। यहाँ मुझे पॉजिटिव दे रखा है, अब चाहिए नेगेटिव, वो अवेलेबल नहीं है तो सेकंड को भी मैं क्या कर दूंगा? रॉन्ग कर दूंगा। दोनों ही कंक्लूजन फॉलो नहीं करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरा राइट आंसर चला जाएगा। नीदर कंक्लूजन फर्स्ट नोर सेकेंड फॉलो। निष्कर्ष पहला और दूसरा दोनों में से कोई भी अनुसरण नहीं करता है। अंतिम सवाल की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें। एम्बेडेड फिगर का सवाल है। एक आकृति दी है जो मुझे फाइंड आउट करनी है। अगर इस आकृति को मैं फर्स्ट में देखूं, देखो ये स्लैंटिंग लाइन है, फिर वापस स्लैंटिंग लाइन अवेलेबल नहीं है तो पहला ऑप्शन गलत है। सेकंड की बात करें, स्लैंटिंग लाइन है, फिर स्लैंटिंग लाइन नहीं है, यहाँ भी गलत है। थर्ड की बात करें, इस डायरेक्शन में स्लैंटिंग लाइन नहीं है। फोर्थ की बात करें, यहाँ स्लैंटिंग लाइन है, बगल में एक लाइन है, फिर एक लाइन है, फिर स्ट्रेट लाइन है। तो ऑप्शन डी मेरा यहाँ पर राइट आंसर है। तो ये थे आपके अपने आज के पेपर के 20 सवाल। अगले वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे अगले 20 सवालों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें। थैंक यू।